अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 पार्टिकल फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को आसानी से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड कनेक्शंस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ है। वीडियो को लाइक करें, फिजिक्स डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज why does beta minus decay lead to an increase in the atomic number of the nucleus while beta plus decay results in a decrease in the atomic number? So students, beta decay एक important topic है बोर्ड एग्जाम्स में भी, और इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ध्यान से समझना। बीटा माइनस डिके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन मींस बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रोनो एमिट होते हैं। इसका रिएक्शन इक्वेशन ये है दैट अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। अगर हम एग्जाम्पल लें तो कार्बन 14 अंडरगोज बीटा माइनस डिके और नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, मींस इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हुआ है, और इलेक्ट्रॉन मींस बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो गए हैं। बीटा प्लस डिके, इस प्रोसेस में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में और साथ ही एक पॉजिट्रॉन मींस बीटा प्लस और न्यूट्रिनो एमिट होते हैं। इसकी रिएक्शन इक्वेशन ये है proton is converted into a neutron, positron means beta plus particle and neutrino. Example देखें, कार्बन 10 undergoes beta plus decay और बोरोन 10 बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन बेसिकली न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है और एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो गया है। के रिजल्ट में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो एमिट हो गए हैं। So the final conclusion is in beta minus decay न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है और एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है, जबकि बीटा प्लस डिके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है और एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो जाता है। ये सब वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है जो क्वार्क्स को चेंज करती है। बीटा डिके के कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम और एमडी कैट के लिए बहुत जरूरी है। So the question number 2 is explain how the mass energy equivalence principle as expressed by Einstein's famous equation E is equal to mc square is relevant to understanding the energy release in nuclear processes such as alpha decay. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में हम आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये अल्फा डिके और न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करती है। मैस एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फेमस इक्वेशन दी, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यहाँ पे E एनर्जी है जो कि जाउल्स में है, M मैस है जो कि किलोग्राम में है, और C स्पीड ऑफ लाइट है, that is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. इसका मतलब ये है कि मैस और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। छोटे से मैस की कमी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकती है क्योंकि C स्क्वायर एक बहुत बड़ा नंबर है। Mass defect and energy release in alpha decay, जब एक heavy nucleus alpha decay करता है तो एक alpha particle मींस हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता है और डॉटर न्यूक्लियस बन जाता है। डिके के बाद जो प्रोडक्ट्स बचते हैं उनका टोटल मैस पहले वाले न्यूक्लियस से थोड़ा कम होता है और ये मैस डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम देखते हैं। यहाँ पे यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 से 234 में कन्वर्ट हुआ है। ये एक्स्ट्रा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो डिके के प्रोसेस में रिलीज होती है। सो द कंक्लूजन इज मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का मेन सोर्स है।
अल्फा डीके, बीटा डीके, फिजन और फ्यूजन सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। How do the principles of nucleon conservation and charge conservation in nuclear reactions reflect deeper symmetries and conservation laws present in the fundamental interactions of subatomic particles? तो इस क्वेश्चन में हम न्यूक्लियन कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। So let's start with nucleon conservation. मीन्स न्यूक्लियॉन्स की तादाद इसमें बरकरार रहती है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियन कंजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद चेंज नहीं होती। ये एक बेसिक रूल है जो हर न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो करता है। For example, alpha decay of uranium. डिके के बाद थोरियम 234 के पास 234 न्यूक्लियॉन्स और अल्फा पार्टिकल हीलियम के पास 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। मींस टोटल न्यूक्लियॉन्स बिफोर आर इक्वल टू टोटल न्यूक्लियॉन्स आफ्टर, दैट इज 238। सो न्यूक्लियन कंजर्वेशन ओबे हो रहा है। ये रूल इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझने में मदद करता है। नंबर 2, चार्ज कंजर्वेशन मींस चार्ज हमेशा सेम रहता है। अब बात करते हैं चार्ज कंजर्वेशन की। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर टोटल चार्ज बरकरार रहता है, यानी ना तो चार्ज क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। फॉर एग्जाम्पल, बीटा माइनस डिके। डिके के बाद प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और एंटी न्यूट्रिनो का चार्ज 0 होता है। मींस टोटल चार्ज बिफोर is equals to total charge after, that is 0. So charge conservation follow हो रहा है। For example, beta plus decay. बीटा प्लस डिके में डिके के बाद न्यूट्रॉन का चार्ज 0, पॉजिट्रॉन का चार्ज +1 और न्यूट्रिनो का चार्ज 0 होता है। मींस टोटल चार्ज बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज आफ्टर, दैट इज +1। सो चार्ज कंजर्वेशन यहाँ भी ओबे हो रहा है। सो द कंक्लूजन इज न्यूक्लियन कंजर्वेशन ये इंश्योर करता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम रहे न्यूक्लियर रिएक्शंस में। चार्ज कंजर्वेशन गारंटी करता है कि टोटल चार्ज कांस्टेंट रहे किसी भी रिएक्शन के अंदर। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। कैन एंटी मैटर बर्न? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके फेडरल बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग सोचते हैं कि एंटी मैटर भी किसी फ्यूल की तरह जल सकता है, लेकिन ये रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। जी नहीं, एंटी मैटर नहीं जल सकता क्योंकि बर्निंग मींस कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीजन के साथ होता है और एंटी मैटर किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जब एंटी मैटर किसी भी मैटर के साथ टकराता है तो एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होता है जिसे एनहिलेशन कहते हैं। अगर एंटी मैटर का एक पार्टिकल अपने करस्पॉन्डिंग मैटर पार्टिकल से मिले तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को एनहिलेट कर देते हैं, यानी पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन फॉलो करती है, दैट इज E=mc²। अब हमने ये देखना है कि कंबशन और एंटी मैटर एनहिलेशन में क्या फर्क है। कंबशन मींस बर्निंग एक केमिकल प्रोसेस है जो सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है और एंटी मैटर एनहिलेशन 100% मैस एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो कंक्लूजन ये है, एंटी मैटर नहीं जल सकता क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये एनहिलेट करता है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी गैमा रेज की फॉर्म में रिलीज होती है। ये एक पावरफुल एनर्जी सोर्स हो सकता है स्पेस ट्रेवल के लिए, मगर बहुत डेंजरस भी है
क्योंकि ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट एट लीस्ट 3 एप्लीकेशंस ऑफ एंटी मैटर। इस क्वेश्चन में हम एंटी मैटर की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम 3 मेजर एप्लीकेशंस देखेंगे जो साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो द नंबर 1 इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी मींस पेट स्कैन मेडिकल इमेजिंग। पीईटी पेट स्कैन एक एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जो कैंसर और ब्रेन डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। इस प्रोसेस में पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में इंजेक्ट किया जाता है। जब पॉजिट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का डिटेल इमेज बनाती हैं। तो एंटी मैटर का इस्तेमाल सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि आज की मेडिकल साइंस में भी यूज हो रहा है। नंबर 2 इज स्पेस प्रोपल्शन मींस फ्यूचर स्पेस ट्रेवल। अगर हम फ्यूचर स्पेस ट्रेवल की बात करें तो एंटी मैटर एक गेम चेंजर हो सकता है। एंटी मैटर एनिहिलेशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो रॉकेट फ्यूल से भी मिलियंस ऑफ टाइम्स पावरफुल है। फ्यूचर में एंटी मैटर इंजन्स का इस्तेमाल करके हम हाई स्पीड इनप्लैनेटरी और इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकते हैं। सोचें अगर एंटी मैटर प्रोपल्जन डेवलप हो जाए तो हम सिर्फ कुछ ही दिनों में मार्स या और दूर के प्लैनेट्स तक पहुंच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स मींस यूनिवर्स के राज। साइंस और फिजिक्स के लिए एंटी मैटर का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स लाइक सर्न एंटी मैटर को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमें फंडामेंटल फोर्सेस और मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री को समझाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई आर ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स क्यों कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्लूऑन्स है क्या। अगर सिंपल लफ्जों में कहें तो ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मैसेंजर हैं। ये क्वार्क्स के दरमियान फोर्स को एक्सचेंज करते हैं जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर मजबूती से जोड़ कर रखती है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर मजबूती से जोड़ कर रखते हैं। अब हम स्टडी करेंगे ग्लूऑन्स की कुछ खास बातें जिनमें से नंबर 1 पे है कलर कन्फाइनमेंट। ग्लूऑन्स कलर चार्ज कैरी करते हैं जो इनको फ्री नहीं होने देता। ये हमेशा क्वार्क्स के अंदर कन्फाइंड रहते हैं, इसी वजह से ये लॉन्ग रेंज फोर्स ट्रांसफर नहीं करते। नंबर 2 सेल्फ इंटरैक्शन ऑफ ग्लूऑन्स। फोटॉन्स सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं लेकिन ग्लूऑन्स खुद भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यानी जब एक ग्लूऑन दूसरे ग्लूऑन के साथ इंटरैक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये फोर्स बहुत छोटी रेंज तक ही काम करती है और न्यूक्लियस के बाहर जाने से कमज़ोर हो जाती है। नंबर 3 इज शॉर्ट इफेक्टिव रेंज। फिजिक्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज सिर्फ 1 to 2 फेम्टोमीटर्स होती है जो एक न्यूक्लियस के साइज जितनी होती है। इसका मतलब ये है कि ग्लूऑन्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क्स और हेड्रॉन्स को जोड़कर रखते हैं। न्यूक्लियस से बाहर जाते ही ये फोर्स 0 के बराबर हो जाती है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये कन्फाइंड रहते हैं मींस फ्री नहीं होते। ये सेल्फ इंटरैक्शन करते हैं जो उनकी रेंज को लिमिट कर देती है। उसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिबिट करते हैं और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं और दूर तक जाके वीक हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज why do gluons interact only with particles in the first 2 rows of the standard model? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्लूऑन सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल की पहली 2 रोज के पार्टिकल्स के साथ ही क्यों रिएक्ट करते हैं। सो एज वी नो ग्लूऑन्स वो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स को जोड़ कर रखते हैं।
लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्लूऑन्स हर पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। ये सिर्फ उन पार्टिकल्स को अफेक्ट करते हैं जो कलर चार्ज कैरी करते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड मॉडल को टेबल की तरह देखें तो इसकी पहली 2 रोज में क्वार्क्स और लेप्टॉन्स होते हैं। क्वार्क्स मींस अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। ये सब कलर चार्ज कैरी करते हैं और ग्लूऑन्स इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जबकि लेप्टॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टो एंड न्यूट्रिनोज ये सब कलर चार्ज नहीं कैरी करते और ग्लूऑन्स इनके साथ इंटरेक्ट भी नहीं करते। अब सवाल ये है कि ग्लूऑन्स लेप्टॉन्स के साथ इंटरेक्ट क्यों नहीं करते? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि लेप्टॉन्स कलर चार्ज कैरी ही नहीं करते, जिसकी वजह से ग्लूऑन्स इन पे कोई असर नहीं डालते। इसी तरह फोटोन, W एंड Z बोसॉन्स और हिग्स बोसॉन भी कलर चार्ज कैरी नहीं करते। इसी वजह से ग्लूऑन्स उनके साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते। तो कंक्लूजन ये है कि ग्लूऑन्स सिर्फ क्वार्क्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि सिर्फ क्वार्क्स कलर चार्ज कैरी करते हैं, जबकि लेप्टॉन्स और दूसरे बोसॉन्स कलर चार्ज नहीं रखते। इसी वजह से ग्लूऑन्स इनके साथ इंटरेक्ट भी नहीं करते। So the question number 8 is, what are Feynman diagrams? What information about particles these diagrams give? इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि फेनमैन डायग्राम्स क्या है और पार्टिकल्स के बारे में ये डायग्राम्स हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो फेनमैन डायग्राम्स को हम पार्टिकल इंटरेक्शंस को आसान अंदाज में समझने के लिए यूज करते हैं और ये डायग्राम्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इंटरेक्शंस को विजुअलाइज करने के लिए यूज होती हैं। तो ये डायग्राम्स क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स और स्टैंडर्ड मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि फेनमैन डायग्राम्स क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो ये डायग्राम हमें देती है वो है टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये डायग्राम्स दिखाती हैं कि कौन से पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स एंड न्यूट्रिनोज। नंबर 2, नेचर ऑफ इंटरेक्शन। ये डायग्राम्स बताती हैं कि कौन सी फोर्स काम कर रही है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि फोटोन एक्सचेंज के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि ग्लूऑन एक्सचेंज के लिए होती है एंड वीक फोर्स जो कि W एंड Z बोसॉन एक्सचेंज के लिए होती है। नंबर 3, मीडिएटर पार्टिकल्स मींस बोसॉन्स। ये शो करते हैं कि कौन सा पार्टिकल फोर्स कैरी कर रहा है, जैसे कि फोटोन, ग्लूऑन या WZ बोसॉन्स। नंबर 4, पार्टिकल क्रिएशन एंड एनहिलेशन। ये डायग्राम्स बताती हैं कि पार्टिकल्स किस तरह क्रिएट या डिस्ट्रॉय होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एनहिलेशन। टाइम एंड स्पेस रिप्रेजेंटेशन। कुछ डायग्राम्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को शो करता है और वर्टिकल एक्सिस स्पेस को। तो कंक्लूजन ये है, फेनमैन डायग्राम्स एक पावरफुल टूल है जो हमें पार्टिकल फिजिक्स को विजुअल फॉर्म में समझने में हेल्प करती हैं। इन डायग्राम्स को देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि एक इंटरैक्शन कैसे हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स? फिजिक्स में 2 तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। इन दोनों का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। क्वार्क्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कंबाइन होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, जबकि लेप्टॉन्स अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो। अब हम टेबल फॉर्म में इनका डिफरेंस देखेंगे। तो क्वार्क्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, जबकि लेप्टॉन्स फ्री पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स फील नहीं करते। अगर हम इन दोनों के इलेक्ट्रिक चार्ज को देखें तो क्वार्क्स फ्रैक्शनल चार्ज कैरी करते हैं, लाइक +2/3 और -1/3, जबकि लेप्टॉन्स होल चार्ज कैरी करते हैं, जैसे 0 या -1। अगर हम इन दोनों को स्ट्रॉन्ग फोर्स के रिस्पेक्ट से देखें तो क्वार्क्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील करते हैं, जबकि लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील नहीं करते। क्वार्क्स की 6 टाइप्स हैं, जो कि हैं अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप
एंड बॉटम, जबकि लेप्टॉन्स की भी 6 टाइप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टो और न्यूट्रिनोज हैं। अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस को कंसिडर करें तो क्वार्क्स हमेशा किसी ग्रुप में होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जबकि लेप्टॉन्स अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो। क्वार्क्स के एग्जाम्पल में हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि लेप्टॉन्स के एग्जाम्पल में हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो कंक्लूजन ये है कि क्वार्क्स वो पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील करते हैं और हमेशा किसी ग्रुप में होते हैं, जबकि लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी फील नहीं करते और अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। Question number 10 is, what advantages does circular particle accelerators have over the linear particle accelerators? जी, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का लीनियर एक्सेलरेटर्स पर क्या फायदा है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेटर्स हैं क्या। एक्सेलरेटर्स वो मशीन्स हैं जो चार्ज पार्टिकल्स को हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करती हैं ताकि हम पार्टिकल फिजिक्स को समझ सकें। अब 2 तरह के एक्सेलरेटर्स होते हैं। नंबर 1 इज लीनियर एक्सेलरेटर, ये पार्टिकल्स को सीधे रास्ते में एक्सेलरेट करते हैं। नंबर 2 इज सर्कुलर एक्सेलरेटर लाइक साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, ये पार्टिकल्स को गोल गोल घूमकर एक्सेलरेट करते हैं। अब हम इन दोनों का डिफरेंस कंसिडर करेंगे। सर्कुलर एक्सेलरेटर कम जगह लेता है क्योंकि ये पार्टिकल्स सर्कल में मूव करते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर्स को बहुत लंबी जगह चाहिए क्योंकि ये पार्टिकल्स सीधे रास्ते में मूव करते हैं। सर्कुलर एक्सेलरेटर्स ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स बार बार एक्सेलरेट करते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर्स लिमिटेड एनर्जी यूज करते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स सिर्फ एक दफा ही एक्सेलरेट होते हैं। सर्कुलर एक्सेलरेटर्स सेम एक्सेलरेशन फील्ड मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर्स हर सेक्शन में एक ही दफा यूज होते हैं, इसलिए ज्यादा जगह और एनर्जी इन्हें रिक्वायर्ड होती है। सर्कुलर एक्सेलरेटर्स ज्यादा इफेक्टिव और लेस कॉस्ट होते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, सर्कुलर एक्सेलरेटर्स कॉन्टिन्यूअस बीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर में बीम पल्सेस में आती है जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। तो द कंक्लूजन इज, अगर हमें हाई एनर्जी कम जगह और कम कॉस्ट में चाहिए तो सर्कुलर एक्सेलरेटर्स बेस्ट हैं। इसी वजह से लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स सर्कुलर एक्सेलरेटर्स का यूज करते हैं। Now the last question is, what is the difference between quantum field theory and string theory? In general, how do we determine if a particle reaction or decay occurs? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी का फर्क जो है उसको डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई पार्टिकल रिएक्शन या डिके होगा या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी का डिफरेंस क्या है। क्वांटम फील्ड थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स छोटे छोटे पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं और ये थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की फाउंडेशन है। ये प्रैक्टिकली टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स असल में छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होते हैं, ना कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा हर स्ट्रिंग की वाइब्रेशन मोड अलग पार्टिकल्स बनाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटोन। ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि ग्रेविटी को भी समझाने की कोशिश करती है। अभी तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन ये एक पोटेंशियल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो सकती है। अब ये कैसे पता चलता है कि पार्टिकल रिएक्शन या डिके होगा या नहीं? तो कोई भी पार्टिकल रिएक्शन या डिके तभी होगा जब ये फंडामेंटल लॉज फॉलो करें। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी रिएक्शन से पहले और बाद में बराबर होनी चाहिए।
नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स टोटल चार्ज रिएक्शन से पहले और बाद में सेम रहना चाहिए। नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिएक्शन के दोनों साइड्स पे सेम होना चाहिए। नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ पिरियन एंड लेप्टॉन नंबर मीन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज का टोटल काउंट सेम होना चाहिए। नंबर 5, अलाउड बाय फंडामेंटल फोर्सेस मीन्स रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर कोई रिएक्शन इन लॉज को वायलेट करता है तो वो रिएक्शन या डिके नेचर में नहीं होता। सो द कंक्लूजन इज क्वांटम फील्ड थ्योरी पार्टिकल्स को पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स समझती है, जबकि स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। कोई भी रिएक्शन या डिके सिर्फ तभी होगा जब वो कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करेगा। अगर ये लॉज वायलेट हो रहे हैं तो वो रिएक्शन फॉरबिडन होगा। अब आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, फेनमैन डायग्राम्स और पार्टिकल रिएक्शंस का क्लियर आइडिया मिल गया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स क्यों हैं, ग्लूऑन्स सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल की पहली 2 रोज के पार्टिकल से ही इंटरैक्ट क्यों करते हैं, फेनमैन डायग्राम्स क्या होती हैं और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, सर्कुलर एक्सेलरेटर्स का लीनियर एक्सेलरेटर्स पर क्या फ़ायदा है, क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी का क्या फ़र्क है और पार्टिकल रिएक्शन होने या ना होने का तरीका क्या है। अब आपकी बारी, कमेंट्स में लिखें फिजिक्स डायनामिक रॉक्स और बताएं कौन सा सवाल आपको सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और फिजिक्स डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आसान तरीके से मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ फिजिक्स। अल्लाह हाफिज़।